नमस्कार दोस्तों सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजरता हो, अगर वही रास्ता एक झटके में बेकार हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ईरान का सबसे बड़ा हथियार बिना दुश्मन की मिसाइल चलाए ही अपने आप ही कमज़ोर पड़ने लगे तो क्या होगा? और क्या होगा अगर अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध में खुद को विनर घोषित कर चुके हों, लेकिन इस जंग का असली गेम कोई तीसरा देश खेल रहा हो? थिंक अबाउट इट। और आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर आखिरकार ऐसा क्या हो गया अचानक से कि अमेरिकी सैनिक खुद उस एयरक्राफ्ट से समुद्र में छलांग लगा रहे हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हो रहे हैं? आखिरकार उनके अंदर इस तरह का डर क्यों पैदा हो गया? दोस्तों, आज की ये तमाम खबरें केवल एक छोटी सी खबर नहीं है, बल्कि ये आने वाले महीनों की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में कौन सी नई कहानी लिखी जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया केवल एक ही नाम सुन रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% ग्लोबल ऑयल और करीब 30% एलएनजी ट्रेड गुजरता है। यानी कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से हिल सकती है। बुरी तरीके से धराशायी हो सकती है, राख में तब्दील हो सकती है अर्थव्यवस्था काफ़ी सारे देशों की। लेकिन अब पहली बार गल्फ़ देशों ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जो ईरान के सबसे बड़े दबाव को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है। ये ईरान का सबसे बड़ा हथियार था ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़, जिसके दम पर इसने दुनिया के बड़े से बड़े देशों के दांत खट्टे कर दिए थे। तब उन देशों ने इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है। दोस्तों, ओमान और सऊदी अरब ने मिलकर के सेफ ग्रीन लैंड कॉरिडोर शुरू कर दिया है, तैयार करना शुरू कर दिया है। अब सामान पहले समुद्र से ओमान के सोहार पोर्ट पे पहुंचेगा और फिर वहां से सड़क के रास्ते, सड़क के रास्ते सऊदी अरब, यूएई और बाकी गल्फ़ देशों तक पहुंचेगा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम कड़ी है 564 किलोमीटर लंबा एम्प्टी क्वार्टर एक्सप्रेस वे, और जिस पर करीब $533 मिलियन खर्च किए गए हैं। और दोस्तों, युद्ध में ना सिर्फ मिसाइल नहीं, कभी कभी सड़कें भी हथियार बन जाती हैं। और अगर ये कॉरिडोर सफल हो गया, बन के 100% तैयार हो गया, 100% यहाँ से आवाजाही स्टार्ट हो गई, तो भविष्य में हॉर्मुज़ पर किसी एक देश का दबाव पहले जैसा असर नहीं डाल पाएगा। जो इस बार असर डाला है ना, ईरान ने इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया, कैसे काफ़ी सारे देशों के साथ खट्टे करे। और इस खटासपन की ना असर हमारे भारत देश के अंदर भी हमको दिखाई दी थी, जो हमारे देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस के प्राइस बढ़ गए थे। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री टकराव की। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर इस बात का दावा किया था, इस बात का डंका पीटा था कि हॉर्मुज़ पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान साफ ये कह रहा था कि जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी, सामान्य आवाजाही इस स्थान से नहीं होगी, यानी कि रूट 100% नहीं खुलेगा। यानी कि दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये भी है कि अगर आप जीत का दावा कर रहे हो अपने अपने एंगल से, अपनी अपनी तरफ से, तो आखिरकार असल कंट्रोल किसके पास में है? अगर अमेरिका के हाथ में इसका कंट्रोल है तो जहाज़ आखिरकार कम क्यों गुजर रहे हैं यहाँ से? 100% पहले की तरह अपने रास्ता क्यों नहीं खोला? डर तो आपके अंदर भी है। अगर ईरान के हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है तो पूरी तरह से इस बंदे ने बंद क्यों नहीं करा? ये क्यों डर रहा है आखिरकार? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, जंग ना सिर्फ बंदूकों से नहीं, दावों और दबाव से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ी जाती है, और जिसका इम्पैक्ट ज़मीनी स्तर पर भी हकीकत के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया हमको इस बार इस जंग के अंदर। चलिए अब आते हैं आज की सबसे चौंकाने वाली खबर पर, जो खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। एक्चुअली यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसकी लंबाई है करीब 3333 मीटर, और इस जहाज़ पर 5000 से भी अधिक नौसैनिक और समुद्री सैनिक इस समय तैनात हैं, और लगातार 250 दिन से ज़्यादा समुद्र में इसकी तैनाती की गई है इस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की। ठीक है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सैनिकों ने डिप्रेशन में आकर के, डर में आकर के कि उनकी जान कभी भी जा सकती है, उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, बम्बार्डिंग हो सकती है, मिसाइल अटैक हो सकता है, एयर स्ट्राइक हो सकती है, इस डर के मारे कुछ अमेरिकी सैनिकों ने समुद्र में कूद करके जान देने की कोशिश की। दोस्तों, हालांकि अमेरिकी नौसेना ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मामला अमेरिकी सीनेट तक पहुँच चुका है,
और सवाल अब ये उठ रहे हैं, क्या इतनी लंबी तैनाती सैनिकों की मानसिक स्थिति पर असर डाल रही है? वैसे आप खुद उनकी जगह पर खुद को रख के देखिएगा कि आपको नहीं पता कि अगला सेकंड आपकी लाइफ का होगा या फिर नहीं होगा, किस दिशा से बॉम्बार्डिंग होकर के आप राख बन जाओगे, खाक बन जाओगे। तो आप कितने बड़े डिप्रेशन में उस समय जी रहे होंगे। सोचिए, आपका परिवार भी होगा, आपके बच्चे भी होंगे, आपको उनकी चिंता भी होगी, आपको यहाँ पे पैसा भी उठाना है, एक सैलरी उठानी है, तो आप बच्चों को अपना पेट पाल पाएंगे। चारों तरफ से मनोदशा उस सैनिक की क्या रही होगी। इसलिए सैनिक डिप्रेशन में आ चुके हैं और लगातार समुद्र के अंदर छलांग लगा रहे हैं, मतलब अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे आगे अब क्या करना है। दोस्तों, लोहे के जहाज़ मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा लोहे की तरह मजबूत नहीं होता है। वो इमोशन से भरा होता है, वो दिमाग जिम्मेदारियों से भरा होता है, वो दिमाग कभी कभी डर से भर जाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इराक़ की तरफ। जी हाँ, इराक़ के वर्तमान प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने साफ साफ ये कहा है पूरी दुनिया से कि हमारी ज़मीन किसी भी पड़ोसी देश पर हमला करने का लॉन्च पैड नहीं बनेगी। जी हाँ, अली अल जैदी अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मई मंथ में ही इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और इतना बड़ा बयान इन्होंने दे डाला है साफ साफ अभी चंद घंटों पहले। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब इराक़ में ईरान समर्थक संगठन है, अमेरिकी मौजूदगी यहाँ पर है इस देश के आसपास और क्षेत्रीय तनाव काफ़ी चरम पर है और तीनों एक साथ मौजूद है। फिर भी इराक़ चाहता है और डंके की चोट पर बोलता है कि उसकी ज़मीन दूसरों की लड़ाई का मैदान नहीं बनेगी। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, वहीं पर दूसरी तरफ यमन के हूती संगठन के सबसे चर्चित प्रवक्ता याहिया सीरिया का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। और याद रखिएगा, यही वो अकाउंट था जहां से रेड सी और बाब अल मंदाब और जहाज़ों पर हमलों की घोषणाएं होती थी, और आज उसको सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों, आज की दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट भी युद्ध का हथियार बन चुका है। असली हकीकत एक ये भी है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा लेबनान की तरफ। दोस्तों, लेबनान में फिर तेज़ हमले हो रहे हैं लगातार, बैक टू बैक। साउथ लेबनान की तरफ बॉम्बार्डिंग हो रही है, एक बार फिर धमाकों की यहाँ पर गूंज सुनाई दे रही है और आसमान धुएं के गुबार से पड़ चुका है। कई घर साउथ लेबनान में तबाह हो चुके हैं, कई इलाके आग में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को फिर से एक बार घर छोड़ने की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है वहाँ की सरकार के द्वारा। यानी कि सीज़ फायर एक तरह से कागज़ पर है, लेकिन ज़मीन पर आज भी मिसाइल का धुआं हमको साफ साफ उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर धुआं दिखाई दे रहा है, अगर बम्बार्डिंग हो रही है, लोगों के अंदर दहशत अभी भी बैठी हुई है और दहशत काफ़ी चरम पर पहुँच चुकी है, तो आखिरकार ये सीज़ फायर किस काम का, किस बात का? और आखिरकार दुनिया के सामने, आम जनता के सामने सीज़ फायर की ये नौटंकी क्यों हो रही है? उनकी उम्मीदों को राख में आखिरकार मिसाइल या फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से राख में तब्दील क्यों करा जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए अब बात करते हैं गज़ा की। जी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी सारी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। सोचिए, इस स्थान पर सीज़ फायर है, सीज़ फायर के बावजूद भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि यहाँ पर चंद घंटों पहले 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है एक हमले में और हज़ारों आम नागरिक यहाँ पर घायल हुए हैं। यानी कि अगर शांति है इस स्थान पर तो फिर इतनी मौतें क्यों हो गई, कैसे हो गई, ये हमला किसने किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, कहते हैं कि जब मौत के आंकड़े बढ़ते हैं ना, तब इंसानियत हारती है और ये इन स्थानों पर इंसानियत बहुत बुरी तरीके से हारती हुई हम सबको दिखाई दे रही है। आखिरकार सीज़ फायर तरीके से ज़मीनी हकीकत में तब्दील होगा या फिर नहीं होगा? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, बात करते हैं आखिरी खबर की। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, और अब्बास अरागची ने फ्रांस और पश्चिमी देशों पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, उन पर आरोप लगाया है कि ये डबल स्टैंडर्ड की रूपरेखा तैयार करते हैं। और ईरान का ये कहना है कि पश्चिमी देश ईरान में जो ह्यूमन राइट्स है उस पर कई बार तो सवाल उठाता है कि वहाँ का ह्यूमन राइट्स तरीके से इंसानियत नहीं दिखा रहा है, मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है ईरान। लेकिन जब बात आती है गज़ा की, जब बात आती है गज़ा में हो रही तबाही पर, ये फ्रांस या फिर पश्चिमी देश वैसा दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? जी हाँ, ये निशाना साधा है अब्बास अरागची ने फ्रांस और पश्चिमी देशों पर। और वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और यूरोपीय देशों का ये कहना है कि ईरान को मौत की सज़ा और हिरासत से जुड़े मामलों में ह्यूमन राइट्स का सम्मान करना चाहिए।
यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं, नैतिकता से संबंधित निशाना साध रहे हैं। और दोस्तों, मिडिल ईस्ट की हर नई चाल अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि व्यापार, ऊर्जा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट में जो फैसला होगा उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट, कल हम सबके पेट्रोल पंप पर दिखाई देगा, हमारे घरों के बिजली के बिल पर दिखाई देगा, हमारी और आपकी जेब तक पहुंचेगा उसका इम्पैक्ट। और कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा, क्या हॉर्मुज़ का विकल्प सच में ईरान की ताकत कम कर पाएगा या ये सिर्फ एक शुरुआत है? थिंक अबाउट इट। बहुत बड़े जंग की क्या ये शुरुआत है? इस पर आप लोग प्लीज़ एक बार मंथन जरूर करिएगा। सो गाइस, मिलते हैं एक अगली नई खबर के साथ और मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।